Hey, hi everyone. Welcome to the channel मंजिल भारत. I am आरुक और जर्नल स्टडीज का इंसेंशियल कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी. सो आज जो हम वीडियो करेंगे दैट विल बी एमसीक्यूज ऑन बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी. और जहां जहां स्टोरी की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे स्टोरी सुनाई जाएगी. ठीक है. सो कुछ सवाल करते हैं इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग. ठीक है. पहला क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. मिक्स्ड होती क्या है वैसे अगर देखा जाए. सो मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर डेफिनेशन बोलो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या, इट्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हो जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों गठबंधन में रह रहे हैं कि रेगुलेशन बना रहा है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और उसको फॉलो किया जा रहा है बाय द प्राइवेट सेक्टर. लाने वाले थे, इस इंट्रोड्यूस करने वाले थे इस आइडिया को हमारी इंडिया में बाय द जवाहरलाल नेहरू. दैट इज वाई अगर ये कार्टून थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पंडित जी खड़े हैं यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, एंड देयर इज अ कैपिटल एंड देयर इज अ सोशलिज्म, लाइक द गवर्नमेंट एंड यू कैन से द सोशलिज्म रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड द कैपिटलिज्म इज द प्राइवेट. सो इसके गठबंधन को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. तो जब भी हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसका तात्पर्य या उसका मीनिंग यही होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस प्लस प्राइवेट इंटरप्राइजेस. सही है. चले, तो क्या बोलोगे, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स क्या करती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर्स. चलो आगे. इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट. किस बेसिस पर किया जाता है ये पब्लिक प्राइवेट जब हम बोलते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट दैट मींस कि पब्लिक मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि इनको कैटेगराइजेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं. क्या इसको कैटेगराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे कर रहे हैं कि पब्लिक की अलग एक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है, प्राइवेट की अलग होती है, उस पर करते हैं इसको कैटेगराइजेशन, या इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या पब्लिक डोमेन कुछ और हैंडल करता है, प्राइवेट कुछ और हैंडल करता है, या कुछ ऐसा है कि पब्लिक जो हैंडल करेगा वो प्राइवेट हैंडल नहीं करेगा, या इट्स ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस, या ओन कौन करता है इन बिजनेसेस को, इन एंटरप्राइजेस को, उस पर हम लोग इकोनॉमी को कैटेगराइज कर रहे हैं पब्लिक एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, या रॉ मटेरियल्स, क्योंकि पब्लिक इज गोइंग टू यूज दीज, ये इतने ही रॉ मटेरियल्स है, प्राइवेट आर गोइंग टू यूज दिस मच ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो जो ये कैटेगराइजेशन है दोस्तों, ये पब्लिक एंड प्राइवेट, ये बेस्ड होती है किस पर, ऑन द ओनरशिप. ठीक है. इसे ओन कौन करेगा, पब्लिक को ओन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट को ओन कौन करेगा, बिजनेसेस, जो प्राइवेट बिजनेसेस है वो ओन करेंगे. क्लियर है. चलो आगे, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे. हाँ, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, एक हो गया मिक्स्ड हमने पढ़ा. ठीक है. ये टर्म्स हम लोग इकोनॉमी में, ये एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन सेशन है. ठीक है. इसमें हम लोग कुछ टर्म्स या इंडियन इकोनॉमी में जाते जाते हम लोग एक हमारे जो एक फाउंडेशन चाहिए उससे हम पहले गुजरेंगे, एंड देन वी विल गो टू द कंटिन्यू जो लेक्चर्स हमारे होंगे आगे के, उसमें वी विल डिग इनटू मच. ठीक है. सो अभी हम लोग अपनी जो कह सकते हैं कि टर्म्स पर अभी हम अपना ध्यान रखते हैं. जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इज व्हाट दोस्तों, पब्लिक और प्राइवेट. डुअल इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, पहली तो बात है डुअल माने डुअल सिम, जैसे फोन में होता है दो. ठीक है. डुअल माने दो. तो डुअल इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, जहां पे आपका एग्रीकल्चर भी है, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी भी है, और आपका कैपिटल भी है, मशीनरीज भी लग रही हैं, उसे हम कहते हैं डुअल इकोनॉमी. ठीक है. इकोनॉमी जहां पे लेबर्स भी हैं, लेबर इंटेंसिव भी है, और कैपिटल भी लगता है. कैपिटल माने मशीनरी भी लग रही है, रिफाइनमेंट्स भी लग रही है, तो कैपिटल भी इस्तेमाल हो रहा है. इसे हम कहते हैं एक डुअल इकोनॉमी, जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर as well as हमारा मशीनरी सेक्टर पार्टिसिपेट्स इन इट. सो कौन सा हम लोग इसको टिक करेंगे, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, जो कहता है कि डुअल इकोनॉमी का टर्म का मतलब होता है जहां पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों, प्लस आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल, जहां पे बाकी मशीन्स हैं बिग बिग, वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, उसे हम कहते हैं डुअल इकोनॉमी. चलो आगे. चलो, अच्छा, क्वेश्चन आता है कि जब डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री में, अगर इंडिया की ही हम बात कर दें, जो टर्शरी सेक्टर होता है, इसका नेशनल इनकम पर असर क्या पड़ता है. सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले डू यू थिंक कि हमें नीड है कि हम पहले जो 4 सेक्टर्स हैं या 3 मेन सेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करें. तो दोस्तों आपके सामने ये कार्टून की पिक्चर है जो थोड़ी सी ब्लर्ड है,
दैट इज व्हाई आई विल बी जस्ट मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली हम क्या कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो इस कार्टून में देयर आर 4 सेक्टर्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपके सामने दिखाई दे रहा है जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज पर बेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन लाइक एग्रीकल्चर पे है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है या सेक्टर हो जाता है एक इकोनॉमी का। टर्शरी सेक्टर होता है, जैसे कि नर्स कहेंगे, इसको डॉक्टर समझ लो, जो मर्जी समझना है समझो, ये खड़ी है। सो टर्शरी सेक्टर होता है जैसे टीचर, एजुकेटर, डॉक्टर, ठीक है, जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, ठीक है, होटल्स, ये सर्विसेज देने वाले, पब्लिक को सर्विसेज देना, दिस कम्स अंडर विच सेक्टर दोस्तों? टर्शरी सेक्टर। लास्ट में आपका है क्वाटरनरी सेक्टर, जहां पे आप एक कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड रिसर्च जहां पे हो रही है, लाइक कंप्यूटर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बैठे हुए, हैकर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं। सो एक हाईली स्पेशलाइज्ड जो ये क्वाटरनरी सेक्टर उसके साथ डील करता है, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज के साथ डील करता है। सिंपल से तरीके से आपको इनको याद करना है। सेकेंडरी सेक्टर आपका कंस्ट्रक्शन के साथ डील करेगा, प्राइमरी सेक्टर आपका रॉ मटेरियल्स के साथ डील करेगा, कह सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ डील करेगा। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो टर्शरी सेक्टर का योगदान, मतलब सर्विसेज वहां पे जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, क्या उनका योगदान, या होटल्स, या आपका जो भी इंडस्ट्रीज है, क्या इनका योगदान एक इकोनॉमी में बढ़ता है, गिरता है, या पहले गिरता है, पहले बढ़ता है फिर गिरता है, या पहले बढ़ता है फिर गिरता है, या इंक्रीज होता रहता है, या रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता अगर डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी में। देखिए इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 57% यहां का योगदान टर्शरी सेक्टर देता है, सर्विसेज देती है, ठीक है, जबकि इंडियन इकोनॉमी एक लेबर इंटेंसिव है। हाईएस्ट एम्प्लॉयर अगर इंडिया की इकोनॉमी को अगर एनालाइज करें तो वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग हैं, पर फिर भी 57% इस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो कभी भी अगर ग्रोथ होती है दोस्तों एक इकोनॉमी में, तो जो टर्शरी सेक्टर होता है, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, वो बढ़ेगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आपके ज्यादा टीचर्स निकलेंगे, डॉक्टर ज्यादा निकलेंगे, लाइक सर्विसेज विल बी इंक्रीजिंग, बिकॉज लोग आप एक इन्वेस्टमेंट्स पर जाने चाहेंगे, ठीक है, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो आगे, अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन कहता है कि इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमने एमसीक्यू कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आप मुझे बताइए कि इंडियन इकोनॉमी को आप क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्या लगता है कि उसकी एक क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है? क्या ये एक फूड डेफिसिट इकोनॉमी है, यहाँ पे मारामार रहती है? ऐसा भी नहीं है। क्या ये एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, यहाँ पे मैन पावर बहुत है? क्या ये ट्रेड सरप्लस है, यहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत है लोगों की, तो ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है? या ये कैपिटल, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सी बिजनेसेस हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुके हैं, तो बड़ा ही कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है? क्या इनमें से आपको क्या लगता है कि आप इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफाई कैसे करेंगे? इंडियन इकोनॉमी हमेशा से एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी रही है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको इंडिया में मिलता है। सो इट्स क्वाइट लेबर माने लेबर लाइक ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, सरप्लस माने बहुत ज्यादा, तो लेबर सरप्लस अगर बात करते हैं मैन पावर सरप्लस इकोनॉमी की, तो वो होती है हमारी इसकी इंडियन इकोनॉमी की एक स्पेसिफिकेशन है। इंडियन इकोनॉमी को कैटेगराइज करते हैं, ये कुछ इन्होंने आंकड़े या स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखी हुई हैं, ठीक है, जिसको हम टर्म कर लेते हैं 1 2 3 4। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं ना कि एक गाय है, उसके सींग होते हैं 2, ठीक है, उसकी 4 लातें होती हैं, 1 दुम होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। उसी प्रकार से अगर आपने इंडियन इकोनॉमी को कैरेक्टराइज करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडियन इकोनॉमी को कैरेक्टराइज करती है? क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस है? बहुत ज्यादा है यहाँ पे एग्रीकल्चर, डेफिनेटली है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एग्रीकल्चर है, तो पहला वाला आपका कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी का। क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज की डोमिनेंस है? नहीं,
नहीं, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। क्या ये लो पर कैपिटा इनकम है? लो पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा अगर इनकम देखें तो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। सो थर्ड इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी। और यहां पर क्या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि यहां पर एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सो कौन कौन से ऑप्शंस क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी की? 1, 3 एंड 4। तो कौन सा ठीक करूं मैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई समझ? चलो आगे। ओके, अब आ जाते हैं टेक्निकल चीजों पे जिस पर हम सब लड़खड़ाते हैं। जीडीपी हम इसे कैसे करेंगे? एमसीक्यू के साथ करेंगे, प्लस हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे अपनी अपनी नोटबुक पे, वट एवर इज सुटेबल टू यू। साथ साथ इसके हम लोग फॉर्मूलाज को लर्न करते चलेंगे, ये नोट डाउन करते चलेंगे। अगर मैं बोलूं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बताओ पहले जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इज नोन एज द जीडीपी। क्लियर बात? ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लेने हैं। ठीक है, मतलब जीडीपी एफसी यहां पे फैक्टर कॉस्ट दर्शा रहा है, जीडीपी एमपी एट मार्केट प्राइसेस दर्शा रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? क्या देख रहे हो? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस आपने प्लस सब्सिडीज करना है। ठीक है, प्लस सब्सिडीज करना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ए इज द करेक्ट वन। GDP gross domestic product at factor cost is equal to gross domestic product at market price, ठीक है, plus subsidies minus indirect taxes that is equivalent to GDP at factor cost। सिंपल फॉर्मूला जो हमें लर्न करने की जरूरत है। चले, अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम, अभी हमने लो पर कैपिटा इनकम की बात की कि नहीं की? पर कैपिटा इनकम है, इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग? बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम को किस चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं? टोटल पॉपुलेशन एक कंट्री की, या टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एक कंट्री की, या एरिया एक कंट्री का, या वॉल्यूम कितनी कैपिटल यूज हुई है उससे। तो जब हम पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला निकालते हैं या जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल इनकम जो उस जगह की है अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी जनसंख्या है उस एरिया की, उसको हम वहां से हम निकाल लेते हैं पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात? जब भी पर कैपिटा वर्ड इस्तेमाल होता है दोस्तों, दैट मीन्स द नेशनल इनकम इज बीइंग डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, दैट इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम, वहां से निकलती है पर कैपिटा इनकम। चले, जीडीपी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, क्या मतलब जीडीपी का? जब ये जीडीपी 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 हम लगाया है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? सो जीडीपी का मतलब क्या होता है? क्या इट मींस गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ कंट्री? नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ कंट्री? ये भी नहीं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ कंट्री? दिस इज द राइट आंसर, ये भी नहीं। ठीक है, सो जीडीपी को एक ब्रीफ सा हम फटाफट से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स द, आपने इन चार चीजों को, अब इस पार्ट को याद रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है, पहली तो बात मार्केट वैल्यू ऑफ, फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर प्रोड्यूस्ड एक कंट्री में इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो जीडीपी का जो डेफिनेशन है उसके चार पार्ट्स हैं, उस चार पार्ट्स को एकत्रित कर कर हमारा जीडीपी बन जाता है। जीडीपी इज द व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एक कंट्री में, विद इन अ कंट्री, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन स्पेसिफिक पीरियड या टाइम पीरियड को इन चार पार्ट्स को जब एकत्रित करते हैं तो ये डेफिनेशन बनाता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है? पहली तो बात, डेप्रिसिएशन होती क्या है?
डेप्रिसिएशन होती है जब हम कैपिटल या मशीनरीज को इस्तेमाल करते हैं, द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो वियरिंग आउट होता है ना प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स को, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है एक्चुअली, क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। राइट, सो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर ऐसे ही इक्वेशन को अगर मैं रखूं और यहां से ही मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूं तो डेप्रिसिएशन मेरी क्या बनेगी, क्या बनेगी, ये प्लस है, ये यहां पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी डेप्रिसिएशन। व्हाट डेप्रिसिएशन क्या बनेगी हमारी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस जीएनपी इज इक्वल टू हमारा हो जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ मुझे इतना ही बात पता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहां से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूं फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन जो इक्वल होती है एनएनपी को अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल लूं तो दैट विल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होती है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जो वियरिंग आउट होता है इन मशीनरी को जब हम एक कैपिटल में इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। चलो आगे, अब ये बता रहा है कि एनएनपी क्या है। तो अपने पिछले वाले फॉर्मूला को ही अगर हम याद करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो किसको ठीक करोगे तुम, ऑप्शन नंबर ऊपर क्यों जा रही थी, ऑप्शन नंबर डी को। दैट इज द एनएनपी का फॉर्मूला है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, चले आगे। अच्छा, इन इंडिया एक टर्म है जिसका नाम है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसे ये पूछ रहा है ये किस चीज से एसोसिएटेड है। इससे पहले कि हम इसे आंसर करते हैं, हम पहले ये टर्म जान लेते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट है क्या। सो ये जो हिंदू ग्रोथ रेट थी ये क्वाइन की गई थी बाय द एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था राजकृष्णा। उन्होंने बोला ये जो लो ग्रोथ रेट है ना इंडियन इकोनॉमी का, ये मोस्टली बिकॉज ये जो हिंदू पॉपुलेशन है ये शार्प कंट्रास्ट में है अपनी ग्रोथ रेट। मतलब यहां पर जो ग्रोथ रेट, यहाँ पे जो हिंदू, क्योंकि इट्स हिंदुस्तान एंड फ्रॉम देयर ही गॉट इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल एक्चुअली अ टर्म, इसे कॉइन किया राजकृष्णा ने। उसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी या हमारी नेशनल इनकम इतना ग्रो ही नहीं कर रही, बहुत स्लो ग्रो कर रही है अगर हम देखें बाकी एशियन कंट्रीज को जो हमारे साथ ही लिबरल हुई थी। सो एक कंट्रोवर्शियल टर्म दी गई है जिसका नाम है हिंदू ग्रोथ रेट। इस टर्म को कॉइन किया गया था बाय राजकृष्णा, जिसका एसोसिएशन है हमारी नेशनल इनकम से। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कम्यूटेट या कम्यूट की थी। सो हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया पहली बार। सो अगर यहां पर आप चार्ट की तरफ देखेंगे, सो सबसे पहले नेशनल इनकम जो एस्टिमेट की थी वो की थी दादाबाई नेहरू जी ने। ठीक है, 1868 में। हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये 1868 की बात है। इवन कि इस टाइम पर आईएनसी भी नहीं बनी है, जो इंडियन नेशनल आपकी कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया की नेशनल जो इनकम है वो है 370 करोड़, और पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया की, दैट इज पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, तो वो है सिर्फ 20। ठीक है, सो 20 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। किस टाइम की बात हो रही है, 1868 की। तो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया पर नहीं आएंगे, पहली बार जिन्होंने इस चीज को एस्टिमेट लगाया इस नेशनल इनकम का, क्योंकि आपको अगर याद होगा दादाबाई नेहरू जी इज अ मॉडरेट। ठीक है, जो हमारी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी उसके एक मॉडरेट जो फेज रहेगा 1885 टू 1905 तक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दादाबाई नेहरू जी, वीसी बैनर्जी के, डब्ल्यूसी बैनर्जी के साथ, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बैनर्जी, दादाबाई नेहरू जी। ठीक है, ही वाज क्वाइट अ मॉडरेट। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी किताब थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जहां पे इन्होंने एक्चुअली इंडियंस को समझाया कि एग्जैक्टली तुम लोगों के साथ हो क्या रहा है।
इन्होंने क्या समझाया था अपनी किताब में कि दोस्तों ये ब्रिटेन है, ये तुम्हारा इंडिया है। देखो, ही बिलोंग्स टू अ वेरी इलीट क्लास, ये बहुत पैसे वाले थे, ठीक है खुद, एंड ही इज एन इकोनॉमिस्ट। अब ये इंडिया जो एक उसका मास था वो था अनएजुकेटेड। हमने हिस्ट्री अगर मेरे साथ चल रहे हो तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किया, जब पढ़े लिखे लोग आ गए और उसी टाइम पर ये भी आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने इंडियंस को, क्योंकि इन्होंने आईएनसी ज्वाइन की है, ठीक है, ये मॉडरेट है, मतलब कलम का नरम दल के मालिक है, आईएनसी के कलम का इस्तेमाल करते हैं। कलम से ही इन्होंने इंडियंस को यह समझाने की कोशिश की अपनी किताब में कि दोस्तों ये ब्रिटेन और इंडिया जो है, हाउ ब्रिटेन इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर इकोनॉमी। तुमसे, इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल ले रहा है, ठीक है, और ब्रिटेन तुम्हें क्या दे रहा है, अपना मार्केट बना रहा है, मार्केट बना रहा है। मतलब तुम्हारी सैलरीज, तुम्हारी पेंशन, तुम्हारे जितने भी है वो कहां जा रहे हैं, वो ब्रिटेन जा रहे हैं। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है, ब्रिटेन को हो रहा है। इन्होंने अपनी किताब में समझाया, और इनके समझाने से जब इन्होंने किताब लिखी और पब्लिश हुई और आर्टिकल छपे, तो इंडियंस, जो हमारी इंडियन मासेस थी, जो मैक्सिमम अनपढ़ थे, दे गॉट एजुकेटेड कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द इकोनॉमिक सिस्टम। और मॉडरेट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे, मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी का, तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमी ही रहा है, ठीक है। सो पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने वाले हमारे थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादाभाई नेहरू जी। चले आगे, ओके, आगे दादाभाई नेहरू जी। किसने ये किताब लिखी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक। देखो ना, नाम ही बोल रहा है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। इकोनॉमी कैसे ये ड्रेन हो रही है तुम्हारी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी कहते हैं इसे, कैसे ये वेल्थ तुम्हारी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस किताब में इन्होंने समझाया है, ठीक है। सो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने इनफैक्ट आपका नेशनल इनकम को कम्यूटेट किया था। सो दादाभाई नेहरू जी इज द राइट वन। चले आगे, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज, नेशनल इनकम होती क्या है एक कंट्री की। सो अगर ये डेफिनेशन पे मैं जाऊं इस इकोनॉमी की, तो नेशनल इनकम होती है टोटल इनकम जो एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक साल में करती है, जैसे कि पेमेंट हो गई, जैसे कि वेजेस हो गए, जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, उस चीजों से जो एक्सट्रैक्ट करती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। जो प्रोग्रेस है कंट्री की वो डिटरमाइंड होती है कि उसकी नेशनल इनकम कितनी ग्रो कर रही है। तो हम, क्या ये बात सही है कि हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम कैसे, लेबर है तो वो ले रहा है वेजेस, ठीक है, आप पैसा ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं इंटरेस्ट, लोन ले रहा है, अगर कैपिटल एक कंपनी लोन ले रही है तो वो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कहां जा रहा है, बैंक में। बैंक कौन सा, जो हमारी कंट्रीज के हैं। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है, इनकम को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। रेंट, जो जमीनें ली जा रही हैं या वट एवर दे आर टेकिंग, उसका रेंट कहां जा रहा है, हमारी इट इज एडिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ना। एंड द प्रॉफिट्स कहां जा रहे हैं, जो मार्जिनलाइज है, ये भी जा रहा है टुवर्ड्स द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को अगर मुझे डिफाइन करना है सिंपल तरीके से, तो मैं नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकती हूँ एज अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। जो फैक्टर है उनके इनकम को हम लोग सम टोटल कर दे तो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। ओके, अब जैसे कि हमने 4 सेक्टर्स पढ़े, आप बताएंगे इंडिया में सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। क्या माइनिंग एंड क्वायरिंग आपके सर्विस सेक्टर में आता है, नहीं आता यार, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग आपकी सर्विस सेक्टर में आता है, नहीं आता, ये कौन से सर्विसेज हैं, ठीक है। होटल क्या आपकी सर्विस सेक्टर में आता है, बिल्कुल आता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस सेक्टर में आ रहा है, आपके ये सर्विस सेक्टर में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो हमने पढ़ा, ठीक है। सो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज दैट, क्या बोला था इन्होंने कि जो नेशनल इनकम है हमारी कंट्री की, इट्स वेरी स्लो, इट्स नॉट ग्रोइंग एज कंपेयर टू अदर एशियन कंट्री जो हमारे साथ ही लिबरल हुए थे, ठीक है। सो इट इज रेफर टू द रेट ऑफ ग्रोथ, इट इज, ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ये क्वाइन किया बाय राजकृष्ण, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। सो क्या मतलब होता है, इट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट, जीडीपी ना, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं वो। चले,
नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया ये कौन बनाता है? ये जो नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं कि ये है जी फैक्टर कॉस्ट है हमारी, ठीक है, टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट को, या इसको हम लोग फैक्टर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा निकालने के लिए नेशनल इनकम इज अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अगर पर कैपिटा इनटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसे अगर हम लोग चले मतलब थ्रू दीज फ्रैक्शंस, ठीक है। सो नेशनल इनकम ये जो एस्टिमेट है ये प्रिपेयर कौन करता है? सो दोस्तों, नेशनल इनकम प्राइमरली कंडक्ट करती है नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है। लेटर ऑन इसे सीएसओ करता था, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी। ये रिसेंट हुआ है कि 2019 में द गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन बना देंगे, और इन लोगों ने फॉर्म कर दिया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी राइट नाउ अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो जो नेशनल, दैट इज द नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनएसएसओ। सो जो अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो नेशनल इनकम हमारी कंट्री की कौन बनाता है? दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। सो दिस मेक्स एनएसओ, जो कॉम्बिनेशन होता है सीएसओ का और एनएसओ का, एनएसएसओ का, दैट हैज बीन डन इन 2019, और ये प्रिपेयर करते हैं हमारे नेशनल इनकम को। अच्छा, कौन सा बेस ईयर लिया जाता है टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री? किस चीज को पर कैपिटा, किस ईयर को बेस ईयर लिया जाता है? तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 2011-2012 को बेस ईयर लिया जाता है टू कम्यूटेट या टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम रिलीज बाय एनएसओ, दैट इज द नेशनल, क्या है ये, स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। चलिए, ठीक है। सो ये कुछ एमसीक्यूज थे जर्नल, जिसे हम कह सकते हैं कि जर्नल आइडिया देने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी के कुछ जर्नल अल्फाज या टर्म्स, so that it's just an introduction to the Indian economy, and as soon as हम लोग proceed करेंगे तो we will dig deeper and deeper into it. So I just hope ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful है. So thank you so much and take care.